तो चलिए स्टार्ट करें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और देख पा रहे हैं मुझे? ओके। सो हम लोग 11th क्लास में अभी कर रहे हैं चैप्टर 1 ही, आराम आराम से स्लो स्लो कर रहे हैं अभी, क्योंकि क्लास 11th में अभी चल रहा है चैप्टर 1 सेट्स, और लास्ट क्लास में हमने किया था स्टार्ट सबसेट टॉपिक। ठीक है, सबसेट। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जस्ट स्टार्ट किया था ओके। तो यहां तक लास्ट क्लास में किया था, ये एग्जांपल 11 डिस्कस कर रहे थे हम लोग। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। तो टॉपिक समझते हैं। तो ये है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक मिनट। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर तुम बेसिक्स देखो तो अभी क्या डिस्कस करना है? सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है? मतलब ये आर है ना, इसको तुम जानते हो, नोटेशन इसका है दिस आर। दिस इज इंटरवल माइनस इंफिनिटी से, वो जो नंबर लाइन होता है ना, तो इधर माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी, बीच में जीरो है। ये पूरा नंबर लाइन, इसके सबसेट्स डिस्कस करने हैं। तो देखो, जब नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ते हो तो बेसिकली जैसे डिजिट से स्टार्ट होता है, देयर आर 10 डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5, है ना। फिर डिजिट से मिलकर नंबर्स बनते हैं, फिर डेसिमल फॉर्म आता है, फिर ना इस तरह से पूरा नंबर से एक्सपांड। स्टार्टिंग में आप क्या पढ़ते हो? नेचुरल नंबर। तो एन जो है नोटेशन है। तो देखो, मैंने ये आर ऐसे लिखा, सिंपल आर नहीं लिखा। इस आर का मतलब राम भी हो सकता है। यहाँ इस तरह लिखने का मतलब है ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, सेट ऑफ रियल नंबर है, इसलिए ऐसा लिखा है। बुक में आप देखोगे तो ऐसा ही लिखा होगा आर, या वो बोल्ड करके लिखा होगा। अगर आप नोट करोगे ठीक से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा वो बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो बताने का मतलब ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है, नॉट ऑर्डिनरी आर, है ना। कोई राम रहीम वो नहीं है। जस्ट सेट ऑफ रियल नंबर है। चलो, तो आर हो गया। सबसे पहले स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। तो आप सब लोग जानते ही हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, कोई बताओ? कौन कौन से नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर में? 1 2 3 4। हाँ, 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं। फिर बाद में आता है होल नंबर, सुना। होल नंबर क्या है एक्चुअली? नेचुरल नंबर को लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। होल नंबर में क्या होता है? जस्ट जीरो इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट जीरो इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो या सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलो। ठीक है, मैं किसी को को-होस्ट बना देता हूं ताकि तुम लोग एडमिट कर देना। चलो, ओके। देखो, सिंपल नंबर सिस्टम में क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5। होल नंबर्स में क्या है? जस्ट जीरो इंक्लूड हो गया। तो तुम देखोगे क्या है ना, जैसे
हम लोग जनरली काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल में को ज़्यादातर 0 से स्टार्ट होता है। जैसे सीक्वेंस पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, वो लोग n को 0 से स्टार्ट करते हैं। मतलब होल नंबर का भी इंपॉर्टेंस है कई जगह, है ना। जनरली दे स्टार्ट विद 0। फॉर एग्जांपल आगे तुम पढ़ोगे सीक्वेंस, जैसे फॉर ए आई फ्रॉम लिखा रहेगा 0 to n, इस तरीके से। तो 0 से भी स्टार्ट करते हैं काउंटिंग्स। जो फॉरेन ऑथर्स की बुक से ज़्यादातर तुम्हें ऐसे यहाँ वहाँ मिलेगा जहाँ वो 0 से स्टार्ट करते हैं। सो फिर इंटीजर्स क्या होता है, ये अभी तुमने क्या किया, नेचुरल में 0 इंक्लूड किया। अब क्या करो, इसमें 0 के साथ साथ इन सब के नेगेटिव्स भी इंक्लूड कर दो। जैसे अभी तुमने कहा 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट, इसके पीछे आओ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये जो सेट बना है इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। में क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, 0 है, और जो नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स भी हैं। तो ये पूरे मिला के क्या बनाते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स बनाते हैं। ठीक है, सो ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स बनाते हैं। ओके, अब इन तीनों में रिलेशन क्या है, चूंकि हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सबसेट्स। सो सबसेट के हिसाब से इन तीनों में क्या रिलेशन है, बताओ तुम लोग ही। इन तीनों सेट में क्या रिलेशन है, कौन किसका सबसेट है? नेचुरल नंबर और होल नंबर सबसेट है इंटीजर का। यस, तो सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का, और होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का। और आगे बढ़ेंगे तो आता है रैशनल नंबर का सेट। उसमें ये होता है कि कोई भी नंबर जो p अपॉन q का फॉर्म हो, जहां p q इंटीजर्स हो और q नॉन जीरो हो। तो किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख पाओगे p अपॉन q, जहां पे p q इंटीजर होने चाहिए, है ना। जैसे कई लोग तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे √2 अपॉन √3, तो ये भी p अपॉन q का फॉर्म है, बट यहाँ p और q इंटीजर्स नहीं है, इसलिए रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर नहीं है। फ्रैक्शन रैशनल नंबर कब होगा, जब फ्रैक्शंस के तुम इस तरह से लिख पाओ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर्स हो और डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो, तब वो फ्रैक्शन रैशनल नंबर बनेगा। हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर नहीं है। ओके, सो यहां पे क्या है कि जैसे रेशनल नंबर का सेट है, अब तुम किसी भी नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लगा दो तो रेशनल हो जाएगा, किसी भी होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लगा दो तो रेशनल हो गया। मतलब रेशनल है, जस्ट दिखाने का तरीका है वो। इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में 1 ले लो, 1 है ऑलरेडी, जो कि लिखते नहीं है हम। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो भी एक रेशनल नंबर्स हैं, सेट ऑफ होल नंबर भी रेशनल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है। सिंपल, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 ले लो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब सबसेट है रेशनल नंबर का। फाइन, और फिर आता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होता है कि लाइक अगर डेसिमल फॉर्म, इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, जैसे हम लोग रेशनल डिफाइन कर रहे हैं या इरेशनल डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि पहले रेशनल इरेशनल डिफाइन कर लो, फिर बाद में ये बोल देते हैं कि रेशनल इरेशनल आर टुगेदर कॉल्ड रियल नंबर्स। बट प्रॉपर डेफिनेशन आगे जाके बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, रियल एनालिसिस में आता है, जो कि दूसरे टर्म में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे सिंपली तुम ये समझ सकते हो कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स हैं, है ना, वो रियल नंबर्स हैं। लाइक चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो। जैसे मैं अगर इरेशनल डिफाइन करता, सो अगर मैं इरेशनल डिफाइन करूं तो एक तो तरीका ये होता है कि वैसे नंबर्स नंबर लाइन पे जो रैशनल नहीं है वो सिंपल, क्योंकि रेफरेंस में रियल नंबर ही है, इसके रेफरेंस में भी, है ना। सो वैसे रियल नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। या फिर डेसिमल फॉर्म के टर्म में बता दो कि जिस नंबर्स का डेसिमल फॉर्म जो है टर्मिनेटिंग होता है तो वो रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी रेशनल है। अगर डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल है। तो उस तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप, है ना। सो x सच दैट x इज नॉट रेशनल, बट यहाँ पे रियल के रेफरेंस में बता देता हूँ, वैसे रियल नंबर जो रेशनल नहीं है ऐसे लिख दो, या वैसा नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म, ठीक है। क्योंकि बाद में जाके कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आते हैं, क्योंकि अब तक तुम्हें नहीं पता होगा, है ना, तो 10th पास की हो जस्ट, लेकिन आगे जाके आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और भी अलग अलग चीजें हैं। बट अभी तक जो नंबर्स तुम जानते हो उनमें क्या है, जो रेशनल नहीं है वही रेशनल है। सिंपल। ओके, तो कहने मतलब देखो, अब रेशनल रेशनल में क्या है, एक दूसरे का ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो रेशनल है वो रेशनल नहीं होगा, जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं होगा। ठीक है, जबकि ये दोनों मिला के रियल बनाते हैं। सिंपल ये है कि Q और Q डैश, ये भी आएगा यूनियन। एक्चुअली यूनियन का मतलब दोनों को मिक्स करके, सो दोनों को एक साथ लिख देंगे तो मिक्स कर देंगे तो वो रियल नंबर्स बनाते हैं। एनीवे, कहने मतलब क्या है कि रेशनल नंबर क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक,
सो रेशनल नंबर्स इस पे होंगे और हर किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच डिफाइंड रेशनल नंबर्स है। तो यहाँ बताने का हमारा सिर्फ पर्पस यही था कि आप, चूंकि ये आप भी देख पाओगे बहुत इजीली कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है तो ये सबसेट है, हर होल नंबर इंटीजर्स है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। ओके, सो आगे क्या है, सो ये बताना चाह रहा होगा यहाँ पे, देखो, सो ये बताना चाह रहा होगा यहाँ पे कि हमने शुरू में देखा था सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ठीक है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल। सो फाइनली बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का, रेशनल सबसेट है रियल नंबर का। टी डिनोट कर रहा है इरेशनल नंबर को। देखो टी क्या नोटेशन है, इरेशनल नंबर का, तो इन्होंने कैसे लिखा है, सो Q is a set of all numbers such that it equals the quotient P upon Q where PQ are integers and Q is non-zero। ये हमने बताया था रेशनल नंबर क्या होते हैं वो है। अब मेंबर्स ऑफ Q इंक्लूड दिस, ठीक है, एग्जांपल्स दे रहा है। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय T इज composed of all other real numbers। all other मतलब वैसे रियल नंबर जो रेशनल नहीं है, यहाँ डिफाइन कर रहा है, देखो। सो सेट ऑफ इरेशनल नंबर को ये डिफाइन कर रहा है, वैसे रियल नंबर्स जो रेशनल नहीं है उसको इरेशनल, ये एनसीईआरटी में ऐसे डिफाइन कर रहा है क्लास 11। ओके, सो ऑल रियल नंबर्स दैट आर नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। सो मेंबर ऑफ टी इंक्लूड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पाई, दिस। अभी एक और मेंबर आएगा आगे ई, जैसे पाई है ना इरेशनल, वैसे ई आइलर नंबर। जैसे पाई की वैल्यू क्या जानते हो तुम लोग, बताओ। हाँ 3.14 अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई इरेशनल नंबर है और 3.14 रेशनल नंबर है, इक्वल नहीं हो सकते दोनों, बट जब अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो हम राउंड ऑफ लेके, कहीं जरूरत पड़ती है तो अगर पाई से पीछा छुड़ाना है हमें तो हम उसकी अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 रखते हैं, हालांकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं है। ओके, ऐसे ई आएगा, ई भी इरेशनल नंबर, लेकिन इसके अप्रॉक्स वैल्यू होगा 2.718, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग लेते हैं, इक्वल नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं ना। अगर इससे मुझे पीछा छुड़ाना है तो हम मतलब नहीं रखना है इसको, तो अप्रॉक्सीमेट लिखना है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज दोनों डिफरेंट है। हाँ पाई जैसा ही है जी जी, सेम पाई जैसा ही है। यस यस, पाई जैसा, ये भी एक इरेशनल नंबर है, पाई भी, ये भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर, आइलर नंबर बोलते हैं इसको हम। अभी ये कैलकुलस में आएगा, अभी तुम पढ़ोगे, तुम्हारा टॉपिक आएगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, उसमें ये आएगा e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको। तो ये जो e है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक टॉपिक आएगा, ये 11 में भी, अच्छा 11 ही तो चल रहा है, अभी चैप्टर 2 में भी आएगा ये, ठीक है। तो चैप्टर 1 कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर 2 में आएगा। तो e की पावर x एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो e है ये एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2.718 है, पावर में वेरिएबल है। ओके, तो पर्पस यहाँ क्या था, ये बताने का कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इरेशनल नंबर इज आल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि रेशनल इरेशनल दोनों सबसेट रियल नंबर का, दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है। और जबकि नेचुरल नंबर सबसेट नहीं है इरेशनल का। अब देखो बता, अलग से बता रहा है तुम्हें कि नेचुरल नंबर सबसेट नहीं है इरेशनल नंबर का। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ पा रहे हो ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट है क्या, इरेशनल नंबर के, इरेशनल, टी नोटेशन लिया इसने इरेशनल नंबर के लिए जो रेशनल नहीं है। तो सिंपल तुम देख सकते हो ना, जब 1 है मान लो, अब अगर मुझे दिखाना है कहीं पे कि ए सबसेट नहीं है बी का, तो तुम क्या करोगे, मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछा गया जिसमें ये दिखाना है कि ए सबसेट नहीं है बी का, जैसे मान लो सबसेट है तो उसके लिए क्या दिखाना पड़ता है कि ए का सारे एलिमेंट बी में होंगे, और अगर मुझे ये दिखाना है कि ए सबसेट नहीं है बी का तो हम क्या दिखाएंगे, कोई बताओ। ऐसा सेट बनाएंगे इसमें ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं। हाँ मतलब कोई एक एलिमेंट नहीं हो चलेगा, हाँ यस। सो अगर कोई भी एक एलिमेंट ए में ऐसा हो जो बी में नहीं है तो सबसेट नहीं होगा। तो सेम यहाँ पे मान लो नेचुरल नंबर, मैंने कहा नेचुरल नंबर सबसेट नहीं है इरेशनल का, तो 1 ही ले लो, तो 1/1 ये तो रेशनल है, सो दिस कैन नॉट बी इरेशनल, इसका एक मेंबर ऐसा है जो इसमें नहीं है, हालांकि कोई भी नहीं है, लेकिन गलत दिखाने के लिए एक एग्जांपल काफी है।
ओके, सो आगे क्या बात करते हैं, आगे बात कर रहे हैं इंटरवल्स का। ओके, इसका भी बड़ा रोल है आगे, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। चलो तो हम बात करते हैं इंटरवल्स का। सो इंटरवल्स क्या होता है, देखो अब अगला टॉपिक है सबसेट में इंटरवल्स। तो देखो ये एक नंबर लाइन है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, और ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कहीं ब्रेक नहीं है ना। तो कोई भी एक पॉइंट चूज करोगे वो एक नंबर होगा, वो एक रियल नंबर होगा, तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। सो होता क्या है, कोई दो रियल नंबर तुम सेलेक्ट करो, यू सेलेक्ट एनी टू रियल नंबर। मान लो ऐसा सेलेक्ट किया तुमने कि लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर, है ना। मतलब दैट इज ऐसे लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सच दैट अब तुम्हें पता है नंबर लाइन पे क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड का नंबर है वो हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा लार्जर होगा राइट साइड से। ए, हाँ तो ए हमेशा छोटा होगा बी से, है ना, ए इज स्मॉलर देन बी, तो सच दैट ए इज स्मॉलर देन बी। तो इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स क्या होते हैं, देखो तुम क्या कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस सेट ले रहे हो। जैसे एक वर्ड आता है डिस्क्रीट सेट, कॉन्टिन्यूअस सेट। डिस्क्रीट सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, दो नंबर के बीच गैप है। कॉन्टिन्यूअस सेट क्या, उसमें कोई गैप नहीं है, तो इंटरवल एक कॉन्टिन्यूअस सेट का एग्जांपल है, कॉन्टिन्यूअस सबसेट बोल दो उसको। या मैथमेटिकली बोलोगे तो एक वर्ड आता है काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। तो जो ये इंटरवल है ये अनकाउंटेबल सेट का एग्जांपल है। जैसे मैं बात करूं, मैं क्या कह रहा था कि कोई भी सेट क्या होगा, या तो एम्प्टी हो सकता है, एम्प्टी मतलब खाली कुछ नहीं है, या कुछ होगा उसमें नॉन एम्प्टी होगा। अब नॉन एम्प्टी है तो ऐसा हो सकता है कि फाइनाइट हो, मतलब या तो एक मेंबर हो, दो मेंबर हो, एक फाइनाइट, हालांकि एम्प्टी भी फाइनाइट का ही मेंबर है, लेकिन नॉन एम्प्टी है तो मैं कैटेगराइज करता हूं फाइनाइट में होगा नॉन एम्प्टी वाला, या इनफाइनाइट हो सकता है। सो ये भी आप जानते हो कि अगर फाइनाइट एलिमेंट मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सेट में, इनफाइनाइट मतलब जिसको तुम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट नहीं है उसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब आगे क्या होता है, मैं यही एग्जांपल दे तुम्हें बता रहा था कि होता क्या है, फाइनाइट सेट तो चलो हमेशा डिस्क्रीट सेट होगा, डिस्क्रीट सेट होगा। डिस्क्रीट मतलब क्या कि इसके दो मेंबर के बीच गैप होगा, गैप मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो उस गैप के बीच का नंबर उस सेट में नहीं है। जैसे 1 है नेचुरल नंबर में और 2 है, तो 1 2 के बीच का नंबर नेचुरल नंबर में नहीं है, तो इसको डिस्क्रीट सेट बोलते हैं, इसके बीच में गैप हो, है ना। जैसे 1 है फिर उस सेट में 2 है, 1 2 के बीच कुछ नहीं है, तो वो डिस्क्रीट सेट हुआ। कॉन्टिन्यूअस सेट क्या होगा कि कोई भी दो नंबर लो उसके बीच के नंबर उस सेट में होंगे, तो वो कॉन्टिन्यूअस सेट होगा। मतलब ऐसा मैं डिफाइन कर रहा हूं इस तरह से, हालांकि ठीक है ना। तो मैं बताना ही चाह रहा हूं कि जैसे ठीक है, दैट्स फाइन। सो इनफिनाइट में क्या होता है, एक वर्ड आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में क्या, जैसे नेचुरल नंबर टाइप का सेट हुआ, इंटीजर्स टाइप का सेट हुआ। अनकाउंटेबल क्या होगा, रियल नंबर हो गया। अब मैं इंटरवल डिफाइन करने जा रहा हूं अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल क्या है कि वो डिस्क्रीट नहीं हो सकता, उसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, और उसमें ऐसा है कि दो एलिमेंट के बीच अनकाउंट मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब तुम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। लाइक जैसे इंटरवल लिखूंगा, सो जैसे तुमने कहा ये नंबर लाइन है, अब मैंने इन दो के बीच के सारे रियल नंबर उठा लिए, तो ये कॉन्टिन्यूअस सेट हुआ। ये क्या हुआ, है कॉन्टिन्यूअस सेट हुआ, इसमें ब्रेक नहीं है, कहीं भी गैप नहीं है, मतलब दो एलिमेंट के बीच गैप नहीं है। तो ऐसा कहीं भी दो एलिमेंट में जैसे बीच कोई गैप नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस सेट के कैटेगरी में रखूंगा मैं। हालांकि उसको अनकाउंटेबल में बोलना चाह रहा हूं कि अनकाउंटेबल सेट होगा, लेकिन ये सब और आगे की चीज है, 11th की चीज नहीं है, ये सब तुम आगे जाकर पढ़ोगे 12th के बाद, जब बीटेक बीएससी जो भी कुछ हायर डिग्री करोगे तब वहां आएगा ये मेनली। सो अभी चूंकि मैं इंटरवल समझाना चाह रहा हूं, तो इंटरवल यही है कि तुम नंबर लाइन को काट लो, है ना, कुछ पोर्शन तुम कट कर लो, तो वो जो पोर्शन आ रहा है वो इंटरवल है, सिंपल। अब इंटरवल के कैटेगरीज क्या है, तो वो डिपेंड करता है एंड पॉइंट को तुम इंक्लूड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो है इंटरवल। सिंपल क्या है कि नंबर लाइन को तुम काट लो बीच से, कहीं भी काट लो, है ना, कंटिन्यूअस एक पोर्शन कट कर लो, तो वो इंटरवल है, ठीक। सो एक पोर्शन कट कर लो तो इंटरवल रहेगा वो, ओके। सो हालांकि इंटरवल का भी एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन कुछ और है, जैसे तुम दो अलग अलग जगह काट लिए फिर यूनियन लोगे तो वो इंटरवल नहीं रहेगा, तो ये आगे की चीज है। लेकिन अभी मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि इंटरवल समझना है तो सिर्फ नंबर लाइन है तुम्हारा,
माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच, यू कट सम पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन, एक पोर्शन कट कर दो कहीं से भी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम क्या कर सकते हो, जैसे मतलब एग्जांपल के लिए मैं मान लिया 1 और 2 है, तो तुम ऐसे, एक मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, एक मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक मैं लिखूंगा 1 2 ऐसा, या एक मैं लिख सकता हूँ ऐसा। अब ये चार अलग अलग तरीके से मैंने इसको लिखा है, क्यों? मैं कट कर रहा हूँ 1 2 के बीच का पोर्शन नंबर लाइन से। तो ये नोटेशंस हैं, रिप्रेजेंटेशन है इसका, है ना, या और भी वर्ड्स होते हैं, ये बस डिनोट कर रहा हूँ इस तरीके से मैं। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी को कुछ पूछना हो तुम पूछ सकते हो अनम्यूट करके, ठीक है? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए बताइए बताइए। एक ये इंटरवल का जो इंटरवल दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन इंटरवल, हाँ हाँ एक हाँ, होता है क्लोज इंटरवल। फाइन फाइन, यस, दो ही तरह के। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला 1 और 2 के बीच में जो है वो उसको कहता है कि ओपन इंटरवल, और सेकंड में एक से जो स्टार्ट होता है वो उसको बोलते हैं कि क्लोज इंटरवल, और दो तक, मतलब दो नहीं, दो के ठीक पिछले पॉइंट तक वो उसे कहता है कि ओपन इंटरवल। ओके। और उसके उसके बाद वाला भी सेम, सिर्फ नंबर बदल जाएगा। मेरा मतलब है कि 1 से जो स्टार्ट होता है वो ओपन इंटरवल, और 2 तक क्लोज इंटरवल हो जाता है, और लास्ट में क्लोज इंटरवल। ओके, बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा है वो? देखो, तो जब ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब है उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे यहां मतलब ये हुआ कि 1 2 के बीच के सारे रियल नंबर इसमें होंगे 1 को छोड़ के और 2 को छोड़ के। 1 2 नहीं है, 1 के जस्ट बाद वाला रियल नंबर है, 2 के जस्ट है। हाँ यस, तो मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं तो इसका मतलब है x एक रियल नंबर है इस तरीके से कि x 1 से ज्यादा है, 2 से छोटा है, 1 2 के इक्वल नहीं है। सिंपल इसका डेफिनेशन ये हुआ कि जैसे x ऐसा रियल नंबर होगा इस इंटरवल का मतलब, अब देखो यहाँ पे इसमें क्लोज लगा रखा है मैंने, तो 1 को इंक्लूड कर रहा हूं, 2 को एक्सक्लूड कर रहा हूं। इंक्लूड मतलब 1 उस सेट में है, एक्सक्लूड मतलब उस सेट में 2 नहीं है। तो x पे मैं क्या करूंगा, 1 पे इक्वल टू भी लगा दिया, 2 पे लेस देन ही रहेगा। फिर ऐसे ही इसका मतलब ये हो गया कि x रियल नंबर है और x मोर देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 2 है। और इसका मतलब है x एक रियल नंबर है और x मोर देन इक्वल टू 1 है और x लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक, तो इस तरीके से है। तो यहां पे क्या है, क्लोज इंटरवल का मतलब है जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हो आप, बिग ब्रैकेट, तो मतलब दोनों एंड पॉइंट को आप इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो इंटरवल क्या है, सिंपल पार्ट ऑफ द नंबर, कहीं कोई पार्ट आपने कट कर दिया। अब एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, आप दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड करोगे क्लोज इंटरवल है, दोनों एंड पॉइंट को एक्सक्लूड करोगे, नहीं रखोगे सेट में, सिर्फ बीच के नंबर्स आएंगे तो ओपन इंटरवल है। अब यहाँ क्या है, एक साइड क्लोज है एक साइड ओपन है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, आधा ओपन आधा क्लोज, एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज। तो जैसे ये पहला इंटरवल जो है बता रहा था, सो मैं इन जनरल लिख देता हूं, देखो। तो जैसे क्या होता है ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में क्या है कि इस तरह से नोटेशन लेंगे ए बी, जिसका मतलब होगा x रियल नंबर है जहां x a से ज्यादा है b से कम है। तो अगर नंबर लाइन पे दिखाऊं तुम्हें मैं, तो ऐसा है कि a और b इंक्लूडेड है, ठीक, और सॉरी a और b एक्सक्लूडेड है, इसके बीच के नंबर सिर्फ हम ले रहे हैं, सिर्फ a b के बीच के नंबर, a b इंक्लूड नहीं है, मतलब मैंने बॉक्स को ओपन रखा है। जैसे देखो मैं लिखूंगा क्लोज्ड इंटरवल, सो क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा, ए बी, सो x ऐसा रियल नंबर है जहां x a से ज्यादा या इक्वल है b के ज्यादा या इक्वल है। तो यहां पे क्या है कि यहां a इंक्लूडेड है b इंक्लूडेड है, a b इस बीच के सारे नंबर है इंक्लूडिंग a एंड b, तो a b भी इंक्लूडेड है। अगला क्या होता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड, कोई भी एक वर्ड बोलोगे तो भी मतलब वही होगा, सेमी ओपन और यू से सेमी क्लोज्ड, सो लाइक तो स्लैश ले लो, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो इसमें क्या है, ए पे ओपन है बी पर क्लोज्ड है, तो इसका मतलब हुआ कि वैसा रियल नंबर इसमें x a से ज्यादा है b से छोटा है, या a कॉमा b ऐसा रियल नंबर जो a से मोर इक्वल है लेस देन b है।
इस तरीके से। तो समझ आया, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज है, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज। तो ये सिंपल इजी है ना, कोई दिक्कत है इसमें? देखो एनसीईआरटी में क्या कर रहे हैं, को देखते हैं इधर। सो ये कह रहा है कि ए बी रियल नंबर है, ए लेस देन बी है, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स y such that y between a and b is called open interval denoted by open interval ab. So ये कहना चाह रहा है कि all the points between a and b belongs to the open interval ab, but a and b themselves do not belong to this interval. तो जो end point है वो उस interval में नहीं है, उसके बीच के सारे real numbers हैं, but a b नहीं है open interval में. Similarly the interval which contains the end point also is called closed interval. जो दोनों end point को include करेगा वो closed interval है, और इसको डिनोट करते हैं इससे हम, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी से। एंड thus तो ये क्लोज इंटरवल का डेफिनेशन इसमें दिखा रहा था। फिर वी कैन ऑल्सो हैव इंटरवल्स क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड। एक इंटरवल पे ओपन, एक एंड पे ओपन, एक पे क्लोज्ड, तो उसको सेमी ओपन सेमी क्लोज बोल सकते हो। जैसे ये हो गया, जहां ए इंक्लूडेड है बी इंक्लूडेड नहीं है, यहां ए एक्सक्लूडेड है बी इंक्लूडेड है। सो है ना, सो एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज्ड, ठीक है। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। जैसे अब रियल नंबर का सेट है, अब देखो ये एक इंटरवल इस तरह से लिखा जाता है, जो ये बताना चाह रहा है। देखो कई बार क्या होता है कि तुम्हें, अब जरा देखो, अभी तुमने देखा कि हमने इंटरवल के एक पार्ट कट किए बीच से। अब तुम ऐसा भी कर सकते हो ना कि एक पूरा साइड कट कर लो। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो यहां पे ए है, तो इधर माइनस इंफिनिटी है और इधर प्लस इंफिनिटी है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे, कैसे नाम, कैसे लिखोगे? तो इसको लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से ए। अब तुमको डिसाइड करना है कि ए को इंक्लूड करना चाहते हो कि नहीं। तो अगर इंक्लूड करना चाहते हो तो ये इंटरवल होगा, ए को इंक्लूड नहीं करना चाहते हो तो ये होगा। तो इसका मतलब होगा कि x इज रियल नंबर सच दैट, बताओ मैं आगे क्या लिखूं यहां पे इसके लिए, बोलो। मतलब यहां पे मैं क्या लिखूं कंडीशन? हाँ माइनस मोर देन एक्स, हाँ मोर देन ए, इक्वल मोर देन इक्वल ए। हाँ, तो इसको आप मोर देन नहीं पढ़ो, लेस देन पढ़ो, है ना। ये लेस है, जब इधर मोर है तो ये लेस है, ये लेस है, ये मोर होगा, ठीक है। तो अब इसको पढ़ो लेस देन और इसको पढ़ो मोर देन। हाँ, या आप ऐसे पढ़ सकते थे कि x मोर देन माइनस इंफिनिटी, x लेस देन इक्वल टू a। x यहाँ छोटा है a से और x बड़ा है माइनस इंफिनिटी से, तो इस तरीके से। ओके, सिमिलरली ऐसे सही बताया आपने। सो x बिलोंग्स टू r सच दैट, यहाँ x है। अब देखो यहाँ फिर से वही चीज है जो मैंने बताया कि x माइनस इंफिनिटी से ज्यादा है और लेस देन a है। अब क्वेश्चन ये है, क्या कभी ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? क्या ऐसा लिखना ठीक होगा? तुम लोग बताओ, हाँ या ना? ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। नहीं सर, नहीं सर। ऐसा कब लिखेंगे? देखो, क्या माइनस इंफिनिटी कोई नंबर है? क्या बता सकते हो कहां पे आएगा ये? नहीं, ये इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये जस्ट एक नोटेशन है, डिनोट करने के लिए यूज होता है, जिसका कोई एंड नहीं है। तो एक्चुअली इस तरह से लिखना गलत होगा। क्यों? अभी के लिए, बाद में एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम आता है, जब आगे जाओगे आप मास्टर्स या पीएचडी करोगे तो वहां पे ऐसा होता है, तो वहां पे होता है। अभी तत्काल अभी के लिए आप लोग इसको गलत समझोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी जो है वो रियल नंबर का पार्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ रियल नंबर। माइनस इंफिनिटी एक नंबर ही नहीं है, रियल तो बाद में होगा। मतलब माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी एक नंबर नहीं है, जस्ट वो नोटेशन है जो डिनोट करता है कि एक ऐसा नंबर है जिसका कोई एंड नहीं, लाइक यू कैन नॉट इमेजिन दैट नंबर, उससे भी ज्यादा है, जितना तुम इमेजिन कर पाओगे उससे भी ज्यादा है। सो दिस जस्ट अ नोटेशन। तो इस तरह से नहीं लिखते हम लोग अभी के लिए। बाद में इस तरह बुक में तुम्हें मिलेगा, जब आगे एमएससी पीएचडी लेवल की बुक देखोगे तो वहां तुम्हें ऐसा मिल सकता है, तो उसका एक अलग मीनिंग है। लेकिन अभी ये ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग। ओके, तो
ये तो हो गया वन है। सिंपल नहीं, दूसरा कैसे लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते, सिमिलर है। दूसरा एंड आप ले सकते थे कि लाइक कि ये वाला पार्ट है, तो इसको फिर से मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ a से इन्फिनिटी। अब चाहो तो इंक्लूड कर लो या चाहो तो ना इंक्लूड करो, आपकी मर्जी है। लेकिन राइट साइड में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर नहीं है, तो उस तरह से नहीं लिखेंगे। सिंपल इसका मतलब होगा कि x रियल नंबर सच दैट x मोर देन a इक्वल टू a। आगे लिखो ना लिखो चलेगा, इतना काफी है। x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे a जो है लेस देन x, इतना भी काफी है। यहाँ पे ये था, इसको आप सिर्फ इतना लिखते तो भी काफी था। इतना लिखो या सिर्फ इतना लिखो, बात बराबर है। x लेस देन a है, इतना लिखो या ये इतना लिखो, बात बराबर है। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है माइनस इन्फिनिटी ही होगा। और अगर आगे कुछ नहीं है, जैसे है ना यहाँ पे जैसे कहीं लिखा हुआ है x लेस देन a, तो ये ऑब्वियस है इधर माइनस इन्फिनिटी होगा। अगर कहीं लिखा हुआ है x मोर देन a, तो ये ऑब्वियस है इधर प्लस इन्फिनिटी होगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। ओके, तो ये वन लाइक ये होगा, एक पॉइंट सेलेक्ट किया आपने, तो ये इंटरवल है, ये वीक इंटरवल है। अच्छा, रियल नंबर को कैसे लिखते हैं? हाँ, रियल नंबर को भी तुम लिख सकते हो उस तरीके से। सो जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो भी एक इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो जो रियल नंबर का नोटेशन है सेट, वो भी एक इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का इंटरवल है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया इन्होंने, देखो। सो इंटरवल के बाद क्या है, कुछ है ठीक है। ये बताना चाह रहा है कि द सेट दिस डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इन रिलेशन टू अ लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सो इस तरह से यही समझा रहा है ना। सो ये बताना चाह रहा है ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज ए बी, सेमी ओपन, सेमी क्लोज या सेमी, जैसे रखो। ओके, अब जैसे मान लो अभी जो आप देख रहे थे, तो एक्चुअली देखो जैसे ये फॉर्म है, तो इसको आप कौन सा फॉर्म बोलते हो? ये एक सेट ही तो है, तो ये सेट का अभी कौन सा फॉर्म है? ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? वही जो मैं भी बता रहा था, इंटरवल्स, ठीक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? -5 से 7 के बीच में नंबर इसको दिखा सकते हैं रोस्टर में। नहीं, तुम नहीं दिखा सकते क्योंकि उसके बीच में तुम लिख नहीं पाओगे क्या क्या है, क्या क्या ये रियल नंबर्स है। हाँ, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है कि आप लिख के दिखा दोगे -5, -4, -3, नेचुरल नहीं है वो, क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते आप, रेशनल नंबर को रोस्टर फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते, है ना, या इरेशनल नंबर को रोस्टर फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते। तो लेकिन रियल नंबर्स वाला ये वाला चीज आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे इसको? अभी तो सीखा हमने। ये -5 है और 7 है, रियल नंबर का सबसेट है। तो बताओ -5 पे इंटरवल में लिखेंगे तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? इंटरवल होगा। अब बताओ, -5 पे ओपन और 7 पे क्लोज, तो ये लिखेंगे। हालांकि लिख रखा होगा इन्होंने, ये लिख रखा है ना। सिमिलरली जैसे ये सेट है तो इसको ये लिख के बता रहा है कि ये सेम है कि, तो जैसे ये ऐसा लिखा होगा, यहाँ बताया नहीं x क्या है ना, इसको ऐसा लिखा है ना कि क्या लिखा है, x सच दैट x मोर देन इक्वल टू -3 लेस देन 5। तो जब ये बताया नहीं अब क्या है कि नेचुरल नंबर है, रेशनल है, क्या है, तो जब कुछ नहीं दिया है तो रियल नंबर मान के चलेंगे, ठीक है। सो अगर कुछ नहीं बताया वो क्या है तो हम उसको, सबसे लार्जेस्ट सेट जो अभी तक आपके पास है वो रियल नंबर का ही सेट है, सबसे बड़ा सेट, ठीक है। तो मतलब पूरा नंबर सिस्टम रियल नंबर का पार्ट है, उसका रियल नंबर सिस्टम बोलते हैं। सो तो उस केस में फिर से ये इंटरवल ही हो जाएगा -3, 5, तो यहाँ 3 इक्वल है तो क्लोज और 5 पे ओपन, जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है, ठीक है। हाँ, तो बस यहाँ कुछ मेंशन नहीं है क्या है,
तो वो रियल नंबर लेके चलेंगे। अच्छा अभी और देख लेते हैं क्या है फिर। सो ओके, अब आता है इंटरवल का लेंथ। देखो इंटरवल का लेंथ निकालना जरा समझो पहले। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, यहां मान लो 2 है और यहाँ पे 5 है, तो ये एक इंटरवल बना रहा हूं मान लो मैं, तो इसका लेंथ क्या होगा? बोलो। इस इंटरवल का अगर मैं इंटरवल ले रहा हूं 2 से 5 ऐसा, या 2 से 5 ऐसा, या कैसा भी ले लो 2 से 5 ऐसा, या क्वेश्चन ये है इस इंटरवल का लेंथ कितना है, लेंथ कितना है बताओ। इस इंटरवल का लेंथ कितना है? लेंथ समझ आता है तुम लोगों को? लेंथ फाइंड करनी है, मतलब यहां से यहां के बीच कितना डिस्टेंस है। राइट साइड वाले से लेफ्ट साइड वाले को घटा देंगे। हाँ वो भी सही है। बीच में क्या क्या है? 3 4 5। जो लेंथ की बात करेंगे तो एक यूनिट लेंथ ये हुआ, 2 3, तीन लेंथ है इसका, 3 यूनिट लेंथ। 2 से 3 1, 3 से 4 1, 4 से 5 1, तो लेंथ 3 है। सो इसका लेंथ कितना, अगर मैं बात करूं इसका लेंथ कितना है, सो दिस हैज लेंथ 1 2 3। तो सिंपल 5 में से 2 घटा देंगे, यस। सो 5 - 2 3। इसके पास भी सेम ही लेंथ रहेगा, चाहे इंटरवल ओपन हो क्लोज हो, लेंथ सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट का लेंथ 0 होता है, कुछ पॉइंट का लेंथ 0 रहेगा। ओके, सो अब लेंथ समझ आया? तो इन जनरल क्या है, कोई इंटरवल है ए बी, या क्लोज ए बी, या ए पे ओपन बी पे क्लोज, सो इसका लेंथ कितना होगा? दिस हैज लेंथ b माइनस ए, राइट माइनस लेफ्ट, ठीक। b राइट माइनस लेफ्ट, राइट वाला नंबर ज्यादा होगा, सो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, किसी इंटरवल का लेंथ नेगेटिव नहीं होगा। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि एक इंटरवल है मान लो यहाँ पे -3 से -1, तो यह इंटरवल इस तरह से, तो इसका लेंथ कितना है? सो राइट में से लेफ्ट घटाना है, -1 में से घटाना है -3 को, तो -1 + 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा ये, ठीक। तो लेंथ इसका 2 है, इस तरीके से। इसका लेंथ क्या है? 2 है। ओके, सो लेंथ की बात हो गई। सो कह रहा है कि द नंबर b - a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, चाहे ए बी हो, चाहे ओपन हो क्लोज हो, या सेमी ओपन सेमी क्लोज हो, सबका लेंथ b - a रहेगा। अब आता है एक टर्म है पावर सेट। कुछ पूछना है अभी तक किसी को? नो सर। हाँ, कह रहा है कि मॉड लिखो तो चलेगा। हाँ मॉड लिखो चलेगा, तुम मॉड में वैसे भी लिख सकते हो, मॉड a - b भी लिख सकते हो, या मॉड b - a भी लिख सकते हो, दोनों सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चलेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो यस, नंबर लाइन पे कोई 2 पॉइंट है x y, तो जनरली लेंथ का फॉर्मूला हम लोग ये लिखते हैं। तो वहां ये ध्यान नहीं रखते हैं कि अभी तो मैंने बना दिया फिगर ना, अगर मैं फिगर नहीं बनाता, जैसे बोल रहा हूँ कि एक्स वाई कोई भी 2 पॉइंट है नंबर लाइन पे, तो मुझे ये नहीं पता x ज्यादा है या y ज्यादा है, नहीं पता मुझे, बस बोल रहा हूँ देयर आर 2 पॉइंट्स x y ऑन द नंबर लाइन, सो व्हाट इज लेंथ बिटवीन इंटरवल x y, या व्हाट इज लेंथ बिटवीन x एंड y, सिंपल, या डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, मैं ऐसा पूछता हूँ आपसे कि x y के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो उस केस में मॉड लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो x y जस्ट 2 पॉइंट है नंबर लाइन पे, उसके बीच का डिस्टेंस की बात करूंगा, तो उस केस में हम लोग ऐसा लिखते हैं x - y, या आप लिखो y - x, सेम बात, दोनों हालांकि इक्वल ही होता है, क्योंकि मॉड है ना, तो दोनों इक्वल ही रहते हैं। सो लिख सकते हैं उस तरीके से भी। ओके, तो अब एक टॉपिक है पावर सेट, आई थिंक पावर सेट के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, फिर एक्सरसाइज खत्म। तो आओ पावर सेट पहले समझते हैं, फिर यूनिवर्सल सेट समझते हैं। सो ये है पावर सेट। ओके, सो अभी हमने समझा था सबसेट लास्ट क्लास में, ठीक। तो पावर सेट क्या है, जैसे समझो, जैसे मैं एक सेट ले लेता हूं, मान लो सेट कंटेनिंग
सबसे आसान से स्टार्ट करता हूं। ए मान लो है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट के पास कितने सबसेट है? एक, वो एम्प्टी सेट ही है खुद, तो मैं सबसेट लिख रहा हूं। तो इसके जो सबसेट्स हैं, सबसेट जस्ट एक 5, तो उस सबसेट को सेट के अंदर लिख दो, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। तो पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मतलब सिंपल, एक सेट है, उसका देखो कितने सबसेट है, उन सारे सबसेट को लिख दो और उसका एक सेट बना दो। जैसे मान लो ए तुम्हारे पास है, मान लो सेट कंटेनिंग कोई स्मॉल ए है, तो इसके पास कितने सबसेट है? 2 है। क्या क्या है? फाई एंड खुद ए, है ना? फाई और ए है। हाँ, तो इसका फिर एक सेट बना दो, फाई को और ए को एक सेट के अंदर लिख दो, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, पावर सिंपल, पावर सेट मतलब है। तीसरा एग्जांपल लूं, मान लो ए में है अगर मान लो 1, 2, तो इसके पास कितने सबसेट है? 3। तो जैसे 5 सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, सेट कंटेनिंग 1, 2। तो सिंपल पावर सेट ऑफ ए जब लिखोगे तो ये p यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं है, जस्ट p नोट कर रहा हूँ पावर सेट के लिए। तो हालांकि p बाद में प्रोबेबिलिटी में भी ऐसे ही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, लेकिन अभी चूंकि चैप्टर 1 में है तो हम यहाँ पावर सेट की बात कर रहे हैं। सो 5 सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, सेट कंटेनिंग 1, 2। सो कोई एडमिट कर दो। हाँ, ओके, तो पावर सेट आपको समझ आया। तो मैं अगर डिफाइन करूं तो क्या होगा? मैंने एग्जांपल से समझाया पहले आपको, अब आप डिफाइन करो इसको। डेफिनेशन क्या लिखोगे पावर सेट का? ऑल सबसेट क्लिक है, उस पे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। क्या ऑल सबसेट? ऑल सबसेट को लिख कर उसके पहले कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये मतलब हो गया पावर सेट। हाँ, राइट राइट। तो मतलब ये डेफिनेशन लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल सबसेट, कि सबसेट लिखो और उसका एक सेट बना दो। तो सबसेट का एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट जो है वो सबसेट्स हैं। तो पहले सबसेट लिखा, फिर उसका एक सेट बना दिया, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स जो है इज कॉल्ड पावर सेट। सो इज कॉल्ड पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। सिंपल एग्जांपल उधर लिखा हुआ है ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू n, देन, हालांकि ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, सो जैसे भी लिख लो, चलो नोट में लिखा देता हूं, नोट सो देन बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा? 2 की पावर n। और इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 की पावर n होता है। सेट में अगर n मेंबर है, n एलिमेंट्स हैं, इंडिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली, कि सेट में डिस्टिंक्ट n एलिमेंट्स हैं, तो उसके जो सबसेट्स होंगे 2 की पावर n होंगे। तो सबसेट का ही कलेक्शन है पावर सेट, तो पावर सेट के अंदर 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, या कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो, पूछने की जरूरत नहीं, ऐसे तुम नोट करके बता सकते हो ना। तो कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तुम डायरेक्टली बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो आ गया पावर सेट। एक और था यूनिवर्सल सेट। अब जरा आता है इस पे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो जो यूनिवर्सल सेट होता है ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होता है ना। जैसे यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ कि उस एरिया का सबसे पावरफुल आदमी, सिंपल समझो, जैसे तुम्हारे एग्जांपल के तौर पर तुम्हारे अगर किसी एक पर्टिकुलर मान लो गांव की बात, उस गांव में जो सबसे पावरफुल आदमी है वो उस गांव का यूनिवर्सल सेट है। अब तुम थोड़े आगे बढ़ जाओ, दूसरे गांव में दूसरा यूनिवर्सल सेट होगा, तीसरे गांव में तीसरा यूनिवर्सल सेट होगा, समझ रहे हो? तो डिपेंड करता है किस पर्सपेक्टिव में तुम बात कर रहे हो। जैसे एग्जांपल
जैसे मान लो A एक सेट है जिसमें है 1 2, B एक सेट है जिसमें है 3 4, C एक सेट है जिसमें है 1 3 5, D एक सेट है जिसमें है 2 4 5 6, ठीक है। E भी एक सेट ले लो 1 3 5 7 9 10, मान लो इस तरह सपोज। अब ये सब कुछ सेट है तुम्हारे पास। अब वो ना इस सेट के करस्पॉन्डिंग मुझे यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता है, ठीक है, मतलब यूनिक मतलब एक ही नहीं होता, तुम एक सेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे यूनिवर्सल सेट बना सकते हो। तो जैसे अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि इसके करस्पॉन्डिंग मैं यूनिवर्सल सेट अगर लिखूंगा यू का मतलब लिखूंगा यूनिवर्सल सेट। सो यू से डिनोट करता हूं इसको मैं, ओके। सो यू लेटर है, ठीक है ना, बाद में यू यूनियन भी होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो या कुछ और भी लिख सकते हो नोटेशन, चलो अभी तत्काल यू लेते हैं। सो बताओ इस सेट के करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट क्या लेना चाहिए मुझे? ए बी सी डी ई का सारा एलिमेंट आ जाना चाहिए, उसके बाद ज्यादा भी है तो चलेगा। चलेगा, एग्जैक्टली। तो सिंपल ये मैंने कहा सबसे पावरफुल आदमी है, मतलब ये है कि इसके पास वो सारे एलिमेंट है जो उन लोग दूसरों के पास है। तो इसके पर्सपेक्टिव में तुम बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब में जो भी एलिमेंट है सब इसके पास ऑलरेडी है। सो ये एक ऐसा सेट होगा जिसके पास वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो जिसके करस्पॉन्डिंग तुम बात कर रहे हो, उन सबके एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। सिंपल, जैसे क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चलेगा। तुम 11 भी लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो बस कंडीशन ये है कि जो भी सेट तुमने लिखा हुआ है वो सब इसका सबसेट होगा, सब इसका सबसेट होगा, ये समझना है ना। ये समझ लो, ये है सब इसका सबसेट है, सब इससे कम है ना, इसका सबसेट है। तो ये सबसे पावरफुल है, इन सब में सबका जो भी एलिमेंट्स है सुपर सेट, ये समझ लो कि ये क्या है सुपर सेट। हमने पढ़ा था प्रॉपर सबसेट सुपर सेट, तो ये सब क्या है प्रॉपर सबसेट है यू का, यू सुपर सेट है इन सबके करस्पॉन्डिंग। तो जो सुपर सेट है वो यूनिवर्सल सेट है, सबका सुपर सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। सिंपल, सॉरी, हाँ ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें कोई डाउट है? मतलब समझ आ रहा है कहना क्या चाह रहा है ना, क्योंकि थ्योरेटिकली समझना प्रैक्टिकली समझो कहना क्या मतलब है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में बात। जो भी सेट लिखा हुआ है उसका सुपर सेट लिख दो, तो वो सुपर सेट जो है यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन कि अ सुपर सेट corresponding to all given sets, ठीक है, is called यूनिवर्सल सेट। सिंपल। तो जो भी सेट्स तुम्हें गिवन है उसके हिसाब से जो भी सुपर सेट हो सकता है, सुपर सेट फिक्स नहीं है, इनफिनाइट लिख सकते हो तुम, तो वो सब यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में एक ही यूनिवर्सल सेट दिया होगा, उसी के हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो ये समझ आ रहा होगा आपको, तो मैंने समझा दिया। अब देखते हैं एनसीईआरटी में कैसे लिखता है इन चीजों को। अभी मैंने क्या समझाया आपको, पावर सेट क्या है, पावर सेट सेट ऑफ ऑल सबसेट है। यूनिवर्सल सेट क्या है कि जो भी सेट्स गिवन है उन सबका सुपर सेट। तो आओ यहाँ पे देखते हैं ये कैसे डिफाइन कर रहा है। तो ये तो तुमने देख ही लिया अभी तुमने, पावर सेट का डेफिनेशन देखते हैं क्या कर रहा है ये। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन मतलब सेट, ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट A is called a power set of A, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय PA। तो यहाँ जनरली PA लिख रहे हैं ना वो चीजें, हालांकि प्रोबेबिलिटी में हम लोग स्मॉल p यूज करेंगे या कैपिटल P भी यूज होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 26 लेटर ही है ना। तो अब 26 लेटर ही है, 1000 चीजें हैं, तो डिफाइन करना है तो रिपीट तो होगा नोटेशन। तो यहाँ PA मतलब पावर सेट है, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो PA मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी है। एग्जाम में लिखा रहता है, ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है, समझ आया। जैसे मान लो A12 है, जिसने क्या किया चारों सबसेट लिख दिया और उसका एक और सेट ले लिया, तो वो पावर सेट। और पावर सेट में कितने एलिमेंट है 2 स्क्वायर, 4 एलिमेंट है। तो A में 2 था तो पावर सेट में 2 स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला लिख रहा है, आप ये फॉर्मूला देख सकते हो, ये लिख रहा है डेफिनेशन। तो क्या लिख रहा है ये कि एक सेट में अगर m एलिमेंट है, एक सेट के पास m एलिमेंट है, then a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A m है, then it can be shown that power set of A is 2 की पावर m। अगर तुम प्रूफ करोगे तो आगे जाकर प्रूफ आएगा। एक्चुअल प्रूफ क्या होता है, तुमने देखा एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है,
तो NC0, NC1, NC2 जो लोग ये पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। NCN बताओ तुम्हें से किसी को याद है? NC0 से लेके NCN तक ये C कॉम्बिनेशन है NCR वाला, इसका सम कितना होता है? कोई बताओ, तुम्हें से याद है किसी को? नहीं याद होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n आता है, और अगर इसको प्रूव करोगे, एक फॉर्मूला है जिसको तुम प्रूव करना चाहोगे, तो प्रूफ इसका कहां से आता है? सो इसका जो प्रूफ है, एक्चुअली प्रूफ अगर तुम देखोगे तो ये प्रूफ का पार्ट है कि n सेट में n एलिमेंट है, तो एम्प्टी सेट ये 1 आता है इसके वैल्यू, सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट, सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट, मतलब सबसेट्स, सबसेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एम्प्टी सेट, सबसेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, सबसेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट, सबसेट, फिर लास्ट में सबसेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स, सबको जोड़ दो, टोटल सबसेट 2 की पावर n होता है, और वो सबसेट का ही एक कलेक्शन पावर सेट है, इसलिए पावर सेट में 2 की पावर n मेंबर है। तो m लिखा था इसलिए m यहाँ लिखा है, तो प्रूफ यहाँ से आता है। ओके, आगे आओ। अब डिफाइन किया इसने यूनिवर्सल सेट, डेफिनेशन लिखा है कि नहीं? इसने डेफिनेशन तो अलग से नहीं लिखा है, बीच में कुछ लिख दिया होगा, देखते हैं क्या लिखा है। तो कह रहा है यूजुअली इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, देखो यही बोलना चाह रहा है, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट मतलब कुछ सेट तुम्हारे पास है, उसके कॉन्टेक्स्ट में तुम बात कर रहे हो। सो यूजुअली इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू डील विद द एलिमेंट्स एंड द सबसेट ऑफ बेसिक सेट व्हिच इज रेलेवेंट टू द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। जो सेट दिया है वो सबका सबसेट हो जाए, ऐसा हमें ट्राई करना है। सो फॉर एग्जांपल, व्हाइल स्टडीइंग अ सिस्टम ऑफ नंबर्स वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर and its subsets such as set of prime numbers, set of all even numbers, so forth. So this basic set is called universal set. तो फिर से वही कह रहा है कि जो बेसिक सेट है वहां पे सारे सबसेट्स हैं उसके अवेलेबल, तो जो सबसे बड़ा सेट है जिसके सबसेट्स अवेलेबल है सारे, मतलब जो भी सेट्स हैं दूसरा वो सब उसका सबसेट है, तो जो बेसिक सेट है वो यूनिवर्सल सेट होगा, ये ऐसा कहना चाह रहा है। The universal set is usually denoted by U and all its subsets by letter A, B, C and so on. तो जो भी सेट्स गिवन होगा वो सब उसका सबसेट होगा, मतलब वो सुपर सेट होगा, तो यू यहाँ सुपर सेट है बाकी सेट्स का। सो फॉर एग्जांपल, फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ रैशनल नंबर। सो सेट ऑफ इंटीजर तुम्हारा एक सेट है और इसके करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना है, तो सेट ऑफ इंटीजर तुम्हारा सेट है, तो यूनिवर्सल सेट तुम ले सकते हो, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी फॉर दैट मैटर, सेट ऑफ रियल नंबर आल्सो तुम ले सकते हो, चलेगा। Another example, in human population studies universal set consists of all the people in the world। अब कह रहा है कि अगर मान लो तुम सेट ले रहे हो डिफरेंट ह्यूमन सेट का, तो वहां पे यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जो दुनिया में जितने लोग हैं उसका कलेक्शन यूनिवर्सल सेट होगा। सो एनीवे थोड़ी थ्योरी में समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलो, तो ये समझ आया आपको डेफिनेशंस, तो हमने ये एक्सरसाइज अभी कवर किए हैं, और आपका काम क्या है? अब हमने थ्योरीज अभी डिस्कस किया है, क्वेश्चंस भी साथ में एक दो कराए मैंने, आपका काम है कि एग्जांपल्स इसके, और ये एक्सरसाइज 1.3, तो ये आपका होमवर्क है। सो ये आपका होमवर्क है, सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं, सॉल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में, सॉल्यूशन की किताब भी है, यूट्यूब पे सॉल्यूशन भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सॉल्यूशन आपके पास है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पढ़ाने क्यों आया हूँ आपको? ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है जो पढ़ाते हैं 11th 12th, लेकिन मैं सोच रहा हूँ शायद उनसे बेटर मैं कुछ दे पाऊँ आपको, इसीलिए मैं, तो प्लान ये है कि आपको बेटर समझ आए। सॉल्यूशन हर जगह अवेलेबल है, लेकिन सॉल्यूशन होना काफ़ी नहीं कि आपको दिमाग में समझ आया कि नहीं है, जब आप कोशिश करोगे तो समझ आएगा, तो एक बेटर समझाने वाला पर्सन होना चाहिए अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसीलिए आपको खुद से ये सब ट्राई करने हैं। जब आप खुद से ट्राई करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपसे होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, आप सॉल्यूशन देख सकते हो, अगर वहां से समझ आ गया गुड, नहीं समझ आया फिर हमसे आप पूछो। ओके, सो ये एक्सरसाइज ट्राई करके आना। तो ये आपका 1.3 आज के लिए होमवर्क है, फिर होमवर्क में डाउट हुआ तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं रहा डाउट तो आगे करेंगे। अभी अब 12th की क्लास स्टार्ट होगी, 9 से 10 12th की बैच का टाइम है, तो 11th का क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड गुड नाइट। ठीक है भाई, कोई कुछ बोलिए यार।